हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्पाद पुलिस एवं मद निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण होंगे। जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं जीके जीएस में हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए और साथ में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है। जो भी आपका नोट्स में प्रश्नों को गैसेस किए गए, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि आपका 27 फरवरी से पहले जो है, यदि 27 फरवरी से पहले नहीं बल्कि आपका 2 दिन में जो है पूरा आपका नोट्स को कवर कर लिया जाएगा। इसके अलावा नोट्स में जो भी आपका जो मैथ के प्रश्नों को इंक्लूड किया गया उन सभी को मैं कवर कर रहा हूँ, तो वो भी आप लोगों को साइड से देख लेना, क्योंकि मैथ का प्रश्न मैंने स्पेशल उसको जो है कवर किया, तो वो भी आप लोग वहां से देख सकते हो। इसके अलावा भी और आपका चलेगा, तो वो आपको देखते रहना और साथ में अटेम्प्ट करते रहना है क्लास को, क्योंकि सारा प्रश्न आपका सिलेक्टेड दिया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हो, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ इसका अवेलेबल मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने, यहाँ पर आपको 1 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। सॉरी, विधान परिषद है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए वर्तमान में अगर भारत में अगर बात करें कि कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, तो ये कुल अभी जो है 7 राज्यों में विधान परिषद स्थित है, जिसे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो। असम हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र, ये सभी में क्या है, तो विधान परिषद आपका अस्तित्व में है। अगर ऐसा पूछा जाता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद स्थित है, तो ये आपका जो है 7 राज्यों में विधान परिषद जो है ये आपका अस्तित्व में है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है, तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, यहाँ पर आपको 2 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हुए पवन कौन से हैं जो ऋतुओं में परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका मौसमी पवन हो जाएगा। देखिए आपका मानसूनी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मानसूनी जो पवन होते हैं ये ऋतु के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कभी सर्दी के दिन आते हैं, कभी गर्मी के दिन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं कि मानसूनी जो पवन होते हैं ये बदल जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कभी ठंड हवा चलेगा तो कभी गर्म हवा चलेगा, तो इन सारी चीजें यहाँ पर होते रहती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में, 6 मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए 6 मंडल की सघनता कब बढ़ेगा, तो इसमें करेक्ट आंसर की सबसे पहले हम लोग बात कर ले तो ये आपका शीत ऋतु हो जाएगा। अब देखिए शीत ऋतु में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ध्वनि के चाल के बारे में पूछा जाता है कि ध्वनि का जो चाल होता है ये अधिकतम कब होगा। तो इसमें अगर बात करें तो देखिए जब जो वायुमंडल का जो डेंसिटी रहता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि ठंड के दिनों में कम होता है, और जबकि वायुमंडलीय जब गर्म रहती है तो उसमें क्या होता है कि ध्वनि का वेग अधिक हो जाता है। क्योंकि जब वायुमंडलीय ठंड के दिनों में क्या होता है कि वो ठंड रहती है, और ठंड में क्या होता है कि उसका डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब उसका डेंसिटी बढ़ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि ध्वनि का जो गमन होता है ये ठीक रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वहाँ पर क्या होता है कि ध्वनि का जो वेग होता है ये कम हो जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर बात किया जाए तो 6 मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 6 मंडल की सघनता कब बढ़ेगी, तो ये आपका शीत ऋतु में बढ़ेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वह, यहाँ पर आपको बताना कि निम्नलिखित में से वह, यहाँ पर आपका वह कौन सा गवर्नर था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। टीपू सुल्तान से जो लड़े थे ये कौन थे, ये आपका लाल डलहौजी थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो टीपू सुल्तान के जो विरुद्ध लड़ा था, ठीक है, तो ये लड़ा था आपका लॉर्ड कनवारिस लड़ा था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा है कि औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना था, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो औरंगजेब की बात करें तो देखिए, और यहाँ पर आपको पूछा है कि औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना था, तो ये बना था मोहम्मद आजम बना था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए नोट्स के प्रश्न इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको कवर किया है जो पूरा डिस्कस के साथ। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्ले लिस्ट विजिट करना है, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लास मिल जाएगा। लेकिन टाइम कम है, इसलिए अभी ज्यादा से ज्यादा आपको जो प्रैक्टिस कराना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सीधा जो है आंसर को पकड़ रहे हैं, आंसर सीधा आपको देखते चलना है और साथ में आपको अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है, क्योंकि यह सारा आपका सिलेक्टेड प्रश्न है। ज्यादा डिस्कस करेंगे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर आपको जितना टारगेट बनाया है, जितना आपको कंटेंट देना है, तो उतना फिर आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। डेली 100-200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं, आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है, आपको बार पूछा है। तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा की बात करें तो ये आपका 180 डिग्री देशांतर हो जाएगा, जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे
मौलिक अधिकार के बारे में। तो याद रखिए कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो टोटल जो मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, इसमें टोटल 7 मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें 7 टोटल मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, सॉरी, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें क्या हुआ कि मौलिक जो अधिकार है इसको हटा दिया गया। मौलिक अधिकार में से किसको हटाया गया? तो ये आपका हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। जैसे कि आप देखते होंगे रोड वगैरह में जब हाईवे वगैरह में कुछ बनता है तो वहां पर क्या होता है कि जो संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसलिए वहां पर क्या होता है कि जिसका भी घर वहाँ हाईवे के पास रहता है उसको तोड़ दिया जाता है और दूसरे के पास बना दिया जाता है, उसको गवर्नमेंट पैसा पे करती है, हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा सारा कुछ दिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके पास संपत्ति का अधिकार नहीं है और उसको इसलिए हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो संपत्ति का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और ये पूछा भी जाता है कि ये कब यानी क्या संविधान संशोधन हुआ जबकि इसको हटा दिया गया था। तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। अगर वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं तो ये अभी व्यक्ति के पास 6 है, लेकिन मूल रूप से अगर बात करें तो ये आपका जो है 7 था जिसमें कि हटा दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान में जब संशोधन होता है तो इसमें जो है बहुत सारा इसमें चेंजेस किया जाता है जो कि ये काफी जो है फायदे के लिए हो। जैसे कि आपको यहाँ पर पता चल गया कि कैसे संपत्ति का अधिकार को हटाया गया और कैसे किसी का व्यक्ति का जो है घर को दूसरी जगह बनाया जाता है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ को पूछा रहा है कि दिल्ली में पुरानी किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये आपको अगर पूछा रहा है तो दिल्ली में बात करें कि पुरानी किला का जो निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि धौलेश्वर, यहाँ पर आपको बताना है कि धौलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो धौलेश्वर नामक जो मंदिर का निर्माण किया गया था ये आपका विजयालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा जब लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा तो इसमें दो को किया जाएगा। वही हम लोग बात करें कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा जो होता है ये अस्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा जो होता है ये आपका अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा में के बारे में पूछा कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अस्थायी सदन होता है। जबकि लोकसभा की बात करें तो इसमें अगर कार्यकाल की बात करें तो ये आपका जो है 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा के बारे में कार्यकाल के बारे में पूछेगा तो इसमें कोई नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो फिर आपका हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा। ये याद रखना, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना। इसके बारे में पूछा जाता है कि लोकसभा की कार्यकाल कितना होता है, ये आपका 5 ईयर्स होता है। वही राज्यसभा की बात करें तो कोई कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो ये आपका 6 साल का होता है। तो ऑप्शन की बात करें तो जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जा सकते हैं, कितने व्यक्तियों को नामित किया जा सकते हैं लोकसभा में, तो इसमें आपको 2 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, आपको अगर पूछा जा रहा है तो बताइए कितने बार किया गया है। तो इसमें अगर बात करें तो ये सब प्रश्न आपका जो है बार बार रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो अब तक 3 बार किया गया। लेकिन प्रथम बार के बारे में पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषणा हुआ था भारत में ये कब किया गया था, तो ये प्रथम बार जो किया गया था ये 1961 में आपका किया गया था। और अब तक कितना बार हो चुका है, तो ये आपका 3 बार हो चुका है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि ट्राइनाइट्रो टॉल्यूइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किस मिश्रण द्वारा किया जाता है। देखिए विस्फोटक से रिलेटेड आपका एक पूछा जाता है आरडीएक्स के बारे में। आरडीएक्स के बारे में सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये एक प्रकार का विस्फोटक है। लेकिन इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो हो जाएगा रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ट्राइनाइट्रो टॉल्यूइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किस मिश्रण के द्वारा किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा किया जाता है। अगर ज्यादातर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अमोनियम नाइट्रेट का जो है विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया ही जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा है कि मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी हो सकती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मानव में कहने का मतलब है कि आरबीसी का जो जीवन काल आयु होता है ये कितना होता है, तो ये आपका 120 दिन का होता है। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना कि रेड ब्लड सेल्स होता है आपका आरबीसी, इन्हीं के कारण से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का वाहन होता है। और साथ में ऑक्सीजन का जो वाहन होता है आरबीसी के कारण से ही होता है। और आरबीसी के कारण से ही व्यक्ति में अलग अलग ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें डब्ल्यूबीसी की,
तो WBC के बारे में याद रखना, इसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, और ये जो होता है व्यक्ति को संक्रमण से लड़ने के लिए सहायक होता है, ये संक्रमण से लड़ने की क्षमता को प्रदान करती है। इसके अलावा एक होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, किसी प्रकार का कण नहीं पाया जाता। आपको पूछेगा कि किसमें जो है किस प्रकार के रक्त में किसी प्रकार का कण नहीं पाया जाता, ये आपका प्लाज्मा हो जाएगा। और बॉडी में जो पाया जाता है प्लाज्मा लगभग आपका जो 65% पाया जाता है, लेकिन रेंज में अगर पूछेगा तो आपका 65 से लेकर के 70% आपका जो है प्लाज्मा पाया जाता है। इतने चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो आपको पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त लाल रुधिर जो है लाल रुधिर कणिकाओं का पूछेगा निर्माण कहाँ पर होता है, ये आपका अस्थित मज्जा में होता है। इतने चीजों को पॉइंट को याद रखना है जो कि आपका बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 14 नंबर में कि मंड से प्राप्त होता है, तो बताइए कि मंड से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए मंड से अगर बात करें तो मंड या स्टार्च लिखा रहेगा, या तो पूछेगा मंड या तो पूछेगा स्टार्च। इससे जो होता है क्या होता है, जिसको हम लोग ख्वा वगैरह बोलते हैं, इससे क्या होता है कि इससे आपका एथेनॉल बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसको हम लोग चीनी भी बोलते हैं, यानी कि C22 हो जाएगा, C22H12 और O11 हो जाएगा, C22H22 O11, ये आपका यहाँ पर 22 हो जाएगा, ठीक है। और O11 होता है, ये जो होता है आपका सूत्र होता है C12H22 होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मिस्टेक है, C12H22 O11, ये जो सूत्र होता है आपका चीनी का सूत्र होता है। और इसको जब इन्वर्टेज और जाइमेज के द्वारा, दो एंजाइम का नाम है जिसका कि नाम है इन्वर्टेज और जाइमेज, पूछा जाता है कि जो किन्वर विधि में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टेज और जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। और इससे क्या होता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण होता है, यानी C6H12O6 का निर्माण होता है। और फिर आपका होता है प्लस C6H12O6 का निर्माण होता है। उसी में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि C6H12O6 बन गया पूरा, ये क्या होता है कि फिर एक और आपका बन जाता है C6H12O6 आपका बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं ग्लूकोज और दूसरे को हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टोज, ठीक है। और इसी को जब पूरा तोड़ा जाता है ये क्या बन जाता है, C2H5OH बन जाता है, जिसको हम लोग इसको हम लोग जो है एथेनॉल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा कि मंड से क्या प्राप्त होता है, तो इसको इतना जब अभिक्रिया कराया जाता है तो फाइनली आपका एथेनॉल बनता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 15 नंबर में पूछा रहा है कि एलपीजी में मुख्य घटक होता है, तो बताइए एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो इसमें आपका ब्यूटेन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। और एलपीजी में मुख्य रूप से पाया जाता है आपका ब्यूटेन पाया जाता है। इसके अलावा एथिल में पूछा जाता है कि गंधयुक्त करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें आपका मिलाया जाता है एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है। जो गैस का जब रिसाव होता है एलपीजी का, तो हमें पता जो चलता है एथिल मर्केप्टन से ही पता चलता है। और उसको इसलिए सिर्फ रिसाव इसलिए सिर्फ उसमें मिलाया जाता है ताकि वो गंधयुक्त हो सके और जब कहीं से रिसाव हो तो पता लगाया जा सके। ऐसे अगर एलपीजी की बात करें, जो एलपीजी मेन रूप से जो होता है ये क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता है। और जो एलपीजी होता है ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। इतनी चीज यहाँ से क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको पूछा जाता है सीएनजी के बारे में। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। जैसे कि पेट्रोल पंप पर क्या होता है कि तेल को डाला जाता है, उसी प्रकार से सीएनजी को डाला जाता है। और सीएनजी का अगर बात करें कि इसका जो पंप जो स्थापित किया गया है नई दिल्ली में, सर्वप्रथम इसको स्थापित किया गया है। भारत में अगर बात करें तो ये नई दिल्ली में भी कार्यरत है। तो इतने चीजों को आपको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पोलियो का विषाणु वायरस शरीर के किस प्रकार प्रवेश करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए कि ये किस चीज से प्रवेश करता है। और पोलियो से अगर पूछा जाता है तो इससे पूछा जाता है कि पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये शरीर के जो रीढ़ होते हैं उसको ये ज्यादातर प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें कि पोलियो का जो वायरस होता है ये किससे प्राप्त होता है, ये आपको हमारा पूछा नहीं किससे ये व्यक्ति को पकड़ता है। तो ये आपका दूषित खाद्य और पानी से ये पकड़ती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि बगान कृषि पैदा करती है। तो देखिए बगान कृषि की बात करें तो बगान मतलब क्या होता है, जो लत्तर टाइप का जो भी पौधा होता है उसको हम लोग बगान कृषि बोलते हैं। और ये किससे प्राप्त होती है, ये आपका जो है खाद्येतर पौधे से प्राप्त होती है, यानी खरपतवार वाला जो भी पौधा होता है उससे आपका जो है खाद्येतर पौधे से आपका प्राप्त होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 18 नंबर में, शिशु का लिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है। तो देखिए शिशु का जो लिंग जो निर्धारित होता है ये पिता के गुणसूत्र से निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 में फीफा महिला विश्व कप का मेजबान था, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि ये 2019 के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए 2019 के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी 2022 है तो 2022 का आपको करंट पूछा जाएगा। लेकिन कुछ कुछ हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर वाला पूछ दिया जाता है। जैसे कि आपका 2019 है तो ये आपका पिछला साल वाला भी क्या होता है कि पूछ देता है, जो हाईलाइटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 फीफा विश्व कप का मेजबान था, ये आपको पर पूछा है। तो बताइए कौन सा देश था, तो ये आपका फ्रांस था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है
यहाँ पर आपको बताना है 20 नंबर में कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो भारत के दक्षिणी छोर की अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है 21 नंबर में, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो देखिए आपेक्षिक आर्द्रता की बात करें तो इसको जो व्यक्त किया जाता है इसके लिए कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्या होता है कि एक प्रकार का रेशियो के फॉर्मेट में राशि होता है, जैसे कि आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता। तो ये जो भी रेशियो जैसे कि रेशियो के फॉर्मेट में होता है तो क्या होता है कि कट जाता है। क्योंकि रेशियो में आप पढ़े होंगे, अगर मैथ अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होगा, रेशियो में जब यूनिट समान रहता है तो वो क्या होता है कि रेशियो में तभी आप कुछ कर सकते हैं, जब उसका यूनिट समान रहता है तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिट जब समान रहता है तो ये क्या होता है, कट जाता है। और आपेक्षिक जो आर्द्रता होता है ये क्या होता है कि यूनिट इसका समान होता है, इसलिए ये कट जाता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, और इसलिए इसको क्या किया जाता है कि प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो एक्स किरण के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो एक्स किरण की बात करें तो इसकी जो तरंगे होती है किस प्रकार की होती है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 23 नंबर में, और धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है ये कौन सी अधातु है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए अधातु के बारे में अगर पूछेगा तो ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। ऐसा मात्र एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा बात करें धातु की, तो देखिए धातु के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो फिर आपका ये मरकरी हो जाएगा, ये आपका मरकरी हो जाएगा। और मरकरी के बारे में याद रखना कि पूछा जाता है क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है। तो क्विक सिल्वर की बात करें तो ये आपका मरकरी को ही क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो इसी को क्या किया जाता है, थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, जो कि व्यक्ति के बॉडी टेम्परेचर को रीड करता है। इसके अलावा HGS से क्या होता है, इसका HGS अगर हम लोग कर देते हैं, इसी से भाखड़ा सिंदूर भी बनाया जाता है। इतने चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ पर बात करें कि किसकी मांग जो होती है आपका लोचदार होती है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विद्युत। विद्युत की जो मांग होती है ये आपका लोचदार होती है। ये आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न, इससे भी आपका 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो बताइए कि बाजार नियम जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका JBC के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? JBC के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में, विजय केलकर समिति रिपोर्ट संबंधित है। तो बताइए कि विजय केलकर जो समिति रिपोर्ट है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका कर सुधार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि हाल ही में DRDO ने पोखरण फायरिंग रेंज में डैश नाम से तीसरी पीढ़ी के गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो बताइए किस मिसाइल का किया है, तो ये आपका नाग मिसाइल का किया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। DRDO की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा पूछा जाता है इसरो का, ISRO का पूछा जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इन दोनों के बारे में याद रखना है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 28 नंबर में कि निम्न में से नासिक व्यंजन का कौन सा उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए नासिक व्यंजन के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसमें खुद से आपको यहाँ पर उच्चारण करना है। उच्चारण आसान से पूछा जाएगा या फिर नासिक से, वही आपका हो गया उच्चारण वाला बात हो गया। तो यहाँ पर बात करेंगे नासिक से, जिससे कि आपका ध्वनि का निर्माण जो है आपका नाक से भी होना चाहिए। तो देखिए सौ को पढ़ते हैं, सौ पढ़िए तो देखिए इससे नहीं हो रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। नो पढ़िए, देखिए इससे आपका नाक से भी सपोर्ट मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसमें आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गो की बात करें तो आपका कट जाएगा, जो की बात करें तो इससे नाक से उच्चारण नहीं हो रहा है, लेकिन अगर नो की बात करें तो इससे आपका हो रहा है, तो ये आपका नासिक व्यंजन हो गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिए संधि हम आपको पढ़ाएंगे, आज शाम तक क्लास अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग देख लेना संधि से रिलेटेड, जो कि संधि समाज से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर बात करें निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो स्वर्ण संधि की बात करें तो इसमें आपका यहाँ पर पवन हो जाएगा, जो कि आपका स्वर्ण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है 30 नंबर में, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। तो कर्मधारय समास की बात करें तो इसमें मैंने समास ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। तो कर्मधारय में क्या होता है कि उपमा उपमेय किया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। और जिसका प्रथम पद प्रधान हो, तो यहाँ पर बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा कि नीलोत्पल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग समास देख लेना, वो आपका यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर समास हम फिर पढ़ाना चालू कर देंगे तो फिर कॉन्सेप्ट इसका इधर चला जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 31 नंबर में पूछा जा रहा है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए सूर्य शब्द के बारे में यहाँ पर पूछा रहा है, तो सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये आपका सूर्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अनिल की बात करें तो अनिल का जो पर्यायवाची हो जाएगा ये आपका पवन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि स्वाथार, यहाँ पर आपको बताना है कि अस्थावार का विलोम क्या होगा। तो बताइए अस्थावार का विलोम क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा, जंगम। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको बताना है गमन का विलोम क्या होगा। तो गमन, जैसे कोई गमन करता है तो मतलब क्या होता है कि गमन कर रहा है मतलब चल रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है गमन का जो यहाँ पर आपका विलोम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आगमन। क्योंकि विलोम पूछा रहा है, कोई जा रहा है तो कोई आएगा, इसी का ना अपोजिट होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने पूछा जा रहा है जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो जो सब कुछ जानता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सर्वज्ञ। क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है वो हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर कहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और जितना भी आपका जो है नोट्स आए हुए इसको कवर किया जा रहा है, और साथ में आपको मैथ अटेम्प्ट करते रहना, क्योंकि मैथ जो आपका पूछा जाएगा ये आपका लगभग 10 से 12 पूछा जाएगा, जो कि आपका 10th के बेसिस पर ही पूछा जाएगा। तो ये मैंने कवर कर रहा है जो कि आपको नोट्स में दिया हुआ और साथ में जो भी आपका प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ था। तो प्ले लिस्ट विजिट कीजिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्योंकि 27 तारीख को एग्जाम है और 27 तारीख तक आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, टेलीग्राम पर जुड़ ही जाना है आपको, ठीक है। और वहाँ से पीडीएफ भी रिवीजन करना है और वहाँ पर क्वेश्चन भेजेंगे तो वो बिल्कुल आप लोग जब पढ़ सकते हो, ठीक है। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, ब्लेस यू गॉड।